आज हम शुरुआत करेंगे एक कोट से, वो कोट जो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। A political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality, fraternity as the principle of the life. अर्थ है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उस वक्त बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मीन्स लोगों को वो आज़ादी जो एक नेता को चुनने के लिए मिलती है वो तब कभी नहीं होगी जब तक हमारी जो खास ज़रूरतें हैं, लिबर्टी मतलब कि हमें हर चीज़ करने की आज़ादी, इक्वालिटी हर चीज़ को बराबर, फर्टर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और सबका विकास एक साथ वाली ग्रोथ, जब तक सबको बराबर नहीं मिलेगी तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों पर गौर करेंगे जिसमें ये सबका विकास मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लेवल पर हमारे संविधान में सबके लिए विकास के लिए किस तरीके से प्रावधान है और उनके लिए कौन काम करता है और कैसे करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। सो शुरू करते हैं आज हमारा पहला लेक्चर। सो आज के लेक्चर का पहले पॉइंट ये है दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के पार्ट्स, आर्टिकल 243 के अंडर हम ये चीजें पढ़ेंगे। आर्टिकल 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी, आर्टिकल 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। सो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और भी थोड़ी बहुत काफी ज्यादा जानकारी होंगी, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 243 के कितने सारे पार्ट्स थे। सो इन पार्ट्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 243 की डेफिनेशंस है, जब से हम इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बाद सेट बाय सेट इन आर्टिकल्स की डिफाइनिंग करेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। 243 एक ग्राम सभा के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243B है, फिर पंचायत किन चीज़ों से मिलकर बनेगी, किस चीज़ के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, ड्यूरेशंस कितनी होंगी पंचायत की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप को कैसे हटाया जाएगा, पावर ऑफ द अथॉरिटी किस तरीके से होंगी, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, उसके बाद इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस किस किस की क्या होंगी, ऑडिट मतलब क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और पैसे के बारे में क्या लेन देन हो सकता है पंचायत में, इलेक्शन ऑफ द पंचायत किस तरीके से होगा, एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, पार्ट नॉट अप्लाई, किन किन चीज़ों पर पंचायत के कोई हिस्से अप्लाई नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एग्जीक्यूटिंग लॉज ऑफ पंचायत, पंचायत के पास कौन से कानूनी हक है, एंड इन द एंड कोर्ट्स और इलेक्टोरल मैटर पंचायत के किस तरीके से सॉल्व होंगे। ये याद रखिएगा हम सारे के सारे इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अ फ्यू पार्ट्स जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिस्से हैं। इन सब के बारे में हल्की हल्की डिटेल हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सब खुद ब खुद आप देखोगे कि हमारे करते हुए बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर एक एक को करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम अभी लग जाएगा। इनमें से हम आज कुछ करने वाले हैं दैट इज अंडर द आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हम इनमें डील करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन के बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन के बाद हमारे पास स्टेट का एक और पार्ट आ जाएगा जिसके तहत हम ये चीज़ देखेंगे। ये दो पार्ट हमारे नेक्स्ट मेंशन है। फिर आर्टिकल ZD आ जाएगा जिनको आगे हम मेंशन करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आर्टिकल 243I। आर्टिकल 243I सेज अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन है तो इसका मतलब है कि इसका लीडर स्टेट से होगा? जी नहीं, इसका लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, जिसके तहत कमीशन रिव्यू करेगा हर फाइनेंशियल एक्टिविटी किसी भी स्टेट की और रिकमेंडेशन देगा एक गवर्नर को। मींस हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दैट द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके हाथ में है। उनके अंडर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर मींस अमित शाह जी आ जाते हैं। फिर उनके बाद हमारे अलग अलग कमीशंस हैं, मींस अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। गवर्नर्स बिलोंग टू द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर बिलोंग्स टू द यूनियन टेरिटरीज। फाइनेंस कमीशन का मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने हमारे गवर्नर को डिटेल्स देनी है कि आप स्टेट्स में ये रेवोल्यूशंस और ये चेंजेस कीजिए, मींस गिविंग देम द सजेशंस, और वो देंगे आगे चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर्स आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमिटीज को ये चीजें सजेस्ट करेंगे। टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज
टोल फीस मींस जो भी ये टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज होंगे, टोल फीस होंगी, ये सारी की सारी कलेक्ट होके वापस किसके पास जाएंगी? वापस जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग ए जीएसटी इन सब का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब का टैक्सेस वो कलेक्ट करती है। और उसके बाद क्या है, विलेज लेवल पर, मतलब गांव-गांव के लेवल पर हम देखेंगे, ब्लॉक लेवल पर ये जो कमीशन है उस लेवल तक, मींस हमने जब शुरू में कोट किया था दैट वी लर्नड अबाउट दैट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट पार्ट टू लर्न, कि कहां पर हम लोगों को अधिकार में है, यहां पर हमारे गांव को, हमारे शहरों को, हमारे कस्बों को अधिकार दिए गए हैं। और इन अधिकारों के तहत फाइनेंशियल कमीशन हमारे हर तरीके की रिपोर्ट गवर्नमेंट से रिसीव करता है कि आपने किस ब्लॉक में क्या किया है, कब किया है, कितना फंड दिया है, क्या क्या नए नए वहां पर डेवलपमेंट हुई है, क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनी है, क्या फाइनेंशियल फैसिलिटी बनी है। इन सब का जायजा लेने के लिए कौन होता है? हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है जी। हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं दैट इज नंद किशोर सिंह। इट इज हिज फोटो टू रिमेंबर हिम प्रॉपर्ली। इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज भी हैं। द फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरपर्सन एंड अ 4 मेंबर कमेटी। इसके बीच में थोड़ा सा ये पार्ट कर लेते हैं दैट फाइनेंस कमीशन के पास एक चेयरपर्सन होगा और इनके पास मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो हमने पहले किया था कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की अपॉइंटमेंट्स होगी दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेसेसरी सपोर्ट्स विद द मैन पावर। और इन फाइनेंस कमीशन को कितने व्यक्ति चाहिए? बेसिकली 4 से 5 व्यक्तियों की कमेटी होती है जो हर स्टेट्स के बारे में एक गठित अपने अंडर, मतलब इनके कई डिपार्टमेंट्स होते हैं कि गठित डिपार्टमेंट के तहत हर स्टेट पर एक नजर रखते हैं कि किस स्टेट को कौन सी एडवाइस देनी है और उस स्टेट की ग्रोथ के हिसाब से हमने कौन कौन से मेन मोटिव्स पर अपना क्या कहते हैं फोकस करना है। सो फोकसिंग दैट पार्ट के तहत इनके आगे डिपार्टमेंट सब सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। फिर ये सारे सजेशन किनको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। ठीक है जी। इनके बारे में कुछ आगे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े आज कंपोजिट होंगे, मींस थोड़े मिक्स होंगे, थोड़ा फाइनेंस होगा क्योंकि सेंटर की इन्वॉल्वमेंट है, ही बिलोंग्स टू द सेंटर और वो स्टेट पर नजर रखता है और डिफरेंट पार्ट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए थोड़े मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, एक से 2-4 सिंपल टर्म्स बनते हैं कि फाइनेंस कमिश्नर को लेड कौन करता है? हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर लेड करते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन के हेड लेड करते हैं और वो किनको गाइडलाइंस देते हैं? गवर्नर को। सो स्टेट में कौन लेड करेगा? दैट इज द गवर्नर। ये हमारे 2 क्वेश्चन इनमें से हो गए। अब ये कहते हैं कि अभी नेशनल एक ना पॉलिसी आई है, दैट पॉलिसी सेज दैट कि स्टेट्स को क्या क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्टेट्स को क्या नई अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, ये हम इन क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही में इसके तहत जितने भी फाइनेंशियल कम्युनिटी के मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, एक्सेप्ट जो थ्योरी में नहीं है, वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे एंड यू विल इजीली लर्न दैट पार्ट। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी विल रीड दैट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 15th फाइनेंस कमीशन के तहत क्या कुछ स्टेटमेंट्स है, इन पर ध्यान दीजिए। द टर्म ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन वाज एक्सटेंडेड फॉर द 2 years। 15th फाइनेंस कमीशन को 2 साल के लिए लागू कर दिया गया। ये पहली स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट है कि हर साल, वैसे तो फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए चलता है, इस बार कितने साल के लिए चलेगा? इस साल वो 6 साल के लिए चलेगा। ये 2 चीजें उन्होंने बताई हैं। एंड नॉट कन्वीनियंटली 5 year पीरियड, मतलब 5 नहीं 6 साल का चलेगा। इसमें से कौन सी 2 लाइनें हैं जो बिल्कुल सही है? जी ये 2 yearly वाला पैटर्न तो रहा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया था कि अभी जब 6 ईयर के लिए एक पॉलिसी को अप्लाई कर दिया है तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हम आंसर सारा आएगा सेकंड ओनली, मतलब सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट? इस ईयर की रिपोर्ट का क्या था? बिकॉज इस साल रिपोर्ट आई है तो हम सबको पता है कि नवंबर 2019 से कोविड का स्टार्ट हो चुका था, जो आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते हम लोगों को काफी लाइव काफी लाइफ जो हमारी लॉकडाउन में निकाल दिया उसने, और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को चकनाचूर कर दिया एक तरह से। मे बी दैट इज द रीजन आई एम सिटिंग इन हेयर इन फ्रंट ऑफ माई पीसी एंड और आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। और इसी चीज पे आगे हम अगर फोकस करें तो इस ईयर में फिर मेन मुद्दा कौन सा चलता होगा? कोविड चल रहा होगा। तो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी किस बेसिस पे आएंगी? कोविड पे बेसिस पे आएंगी। सो इस साल का जो है दैट इज द फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, कि कोविड टाइम्स के तहत हमें किस तरीके से स्टेट्स को या एक सेंट्रल को किस तरीके से फंडिंग देनी है कि हम सब इससे मिलके फाइट कर सकें। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिकमेंडेड इन द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। अब इसमें से कौन सी चीजें हैं जो वहां पे रेकमेंड नहीं की है? पहली, पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज, क्या इसका मेंशन किया गया है? परफॉर्मेंस ऑफ द बेस ग्रांट्स, इसको मेंशन किया गया है। सेटिंग अप अ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको मेंशन किया गया है। एंड सेटिंग अप अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड, क्या इसको मेंशन किया गया है? अगर इसका हम सही आंसर कहें, अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे लिखिए, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फ्रॉम द लास्ट वीडियो आई observe from my YouTube studios that there are 84% of people those watch my video are not subscribed. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी जो ग्रोथ है उसका लेवल मेरा भी बढ़ेगा। एंड आई विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर कंटेंट जो आपको अलग अलग जगह से एक साथ इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, एंड यू विल सॉल्व इट इन वन पोजीशन। ठीक है जी, इसका आंसर मैं आपको देता हूं, दैट इज 1 and 3 ओनली। मीन्स इसमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं की गई है? ठीक है, तो पंचायत और म्युनिसिपल के बारे में कोई विचार पेश नहीं किया गया है। सेटिंग अप अ डिस्ट्रिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के बारे में कोई विचार पेश नहीं किया गया, उनकी बात ही नहीं की गई है, क्योंकि बिकॉज कोविड चल रहा था। सो मोस्टली स्टेट्स को मेडिकल फैसिलिटीज, फंडिंग, ऐसे सारे विचारों के बारे में ही बात हुई है। सो म्युनिसिपल बॉडीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार इस बार की फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं हुआ है। ठीक है जी, होप है आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन है दैट कि विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से वही स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन एक्चुअली मैंने जानबूझ के डाले हैं, क्योंकि इसमें जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ने से हमें काफी ज्यादा रिपोर्ट का एक ना आइडिया लग जाता है। दैट हेल्प्स अस टू मेमोराइज द जो मेन पार्ट होते हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप एक नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 MCQ सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। सो प्लीज टेक अप कॉपी एंड पेन एंड नोट इट डाउन, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आगे चलते हैं जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फाइनेंस कमीशन इज अ सैचुरेटेड बॉडी। तो इन्होंने हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ विचार पेश किए हैं। रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। क्या ये सिर्फ एडवाइजरी होती है? तो आप ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है? फाइनेंस कमीशन एक सैचुरेटेड बॉडी है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ये 5 से 6 साल के लिए वेरी करती है। पहले तो 5 साल के लिए कर रही थी, इस साल कितने टाइम के लिए करेगी? 6 साल। अगर वो 6 साल बाद बदल जाएंगे, चेयरपर्सन बदल जाएगा, कमेटी बदल जाएगी, तो सैचुरेटेड बॉडी कैसे हुई? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किन लोगों को प्लेस करना है। सो दैट्स व्हाई इट वेरीज, तो इसलिए ये बदल जाता है। सो यही है कि ये सैचुरेटेड बॉडी नहीं है। इनका जो विचार होते हैं दैट इज एडवाइजरी, मतलब ये एडवाइजरी विचार ही देते हैं जो स्टेट अपने एरिया और अपनी जरूरत के हिसाब से अगर उन्हें सही लगे तो यूज कर सकते हैं, अगर लगे कि ये एडवाइस हमारे किसी तरीके से इफेक्ट डालेगी तो वो नहीं भी कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिस ऑफ द ईयर, कह रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन को किस बेस के आधार पर लिया गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए बेस का आधार कौन सा होता है, पहले हमारी पॉलिसीज क्या थी? हम एवरी टाइम जो हमारा बजट सेशन है, बजट में क्या करते हैं कि हम पिछली चीजों को काउंटिंग करके आगे वाले का बजट उसके आधार पे पेश करते थे। लेकिन नाउ वी गाइज आर प्रेजेंटिंग जीरो बजट। सो अब हर बार हमारा जो बजट होता है वो एक बड़े से शून्य से शुरू होता है कि नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू स्कीम्स। जो उसका पिछले साल क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज पर हम ज्यादा विचार नहीं करते। वी स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो। हम हर बार जीरो बजट दे रहे हैं अब, बिकॉज जब हम पिछले पर डिपेंडेंट हो रहे थे तो ये लग रहा था कि उसको ये कमेटीज दे दी हैं और उन चीजों के लिए हम नई फंडिंग नहीं कर रहे थे। सो हर बार जो रिपोर्ट बन गई उस रिपोर्ट को बेस लेते हैं और उस बेस के आधार पे आगे चलेंगे। लेकिन जब भी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कोई बात होगी कि कितनी काउंटिंग है, किस तरीके से इसको हम एक्सटेंड करेंगे, वो 2011 में हुई सेंसक्स के आधार पर ही होगा। तो इस साल की रिपोर्ट भी 2011 की सेंसस के आधार पर कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या कौन काम कर रहा है, रोजगार क्या है, मिडिल क्लास क्या है, ये सारे का सारा डेवलपमेंट इसी के बेसिस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हमारे पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लेना शुरू किया था, दैट ऑल द जीएसटी हमारा जो है वो 2 तरीके में होता है, एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। मींस जो भी जीएसटी, मान लीजिए अगर हमारा 18% जीएसटी है
तो 9% हमारा सेंटर स्टेट का होगा और 9% हमारा स्टेट होगा। उसमें से टोटल का टोटल सेंटर को सबमिट हो जाएगा और उसमें से सेंटर हमारी स्टेट्स को 42% हिस्सा देती थी। एंड दीज आर द पार्ट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, टोल प्लाजा हो गए, रोड टैक्स हो गया, उसके बाद डीटीओ की पॉलिसीज हो गई, ये सारा का सारा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इस फिस्कल ईयर में, बिकॉज फिस्कल ईयर का मेरा मतलब है कि जो कि फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारी होती है, इस फिस्कल ईयर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड के कारण उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो यू नो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर काफी जिम्मेवारियां ली हुई हैं। सो दैट्स व्हाई दिस ईयर ये रिड्यूस कर दिया इन्होंने 41% के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Which of the following is not a member of the 15th Finance Commission? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर राजीव कुमार, बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। अगर 14th हुआ तो 5 साल पहले हुआ, अगर 5 साल पहले हुआ तो मीन्स 5 साल बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नए व्यक्ति आएंगे। ठीक है जी, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कौन उनके हेड हैं, तो अगर आपको इनमें से हेड का आंसर आता है पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज द आंसर ऑफ द न्यू हेड। अभी आपको पता लग जाएगा कि आप कितने ध्यान से वीडियोस को देखते हैं। मींस अगर आप 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आर्टिकल 243 स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आ गया स्टेट का इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इन सारी चीजों का, अगर मैं आपको सरलात बताऊं कुछ चीजों में, अगर कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि टेलीग्राम ग्रुप में भाई पीडीएफ नहीं चाहिए, हमें दूसरी पीडीएफ चाहिए, गूगल ड्राइव वाली चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल मेक अ लिंक टू द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम में मेरा डालने का ये कारण था कि दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी देर के लिए बनी रहती है और आप सबको बड़े आराम से मिल जाएगी। सो इन सबका एक सरलार्थ बता देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड होता है हमारा गवर्नर, सेंटर का सेंट्रल हेड होता है। मतलब जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कि स्टेट में कौन वोटिंग होगी, चाहे पंचायत की हो, चाहे उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की हो, चाहे उसके बाद हमारे कमिश्नर्स वगैरह की हो जो वोट्स हम करते हैं या होती हैं, और उसके बाद चाहे जितनी भी वोटिंग चीफ मिनिस्टर्स की हो, एमएलए की हो, सॉरी एमएलए की वोटिंग जो हो चीफ मिनिस्टर की हो, चीफ मिनिस्टर की वोटिंग तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। चीफ मिनिस्टर के नीचे नीचे जितने भी पैटर्न आते हैं वो सारी की सारी वोटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। जो पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ब्लॉक लेवल पर नंबरदार वगैरह जैसे जो डिफरेंट लाइन्स ऑफ पोस्ट होती हैं, उन सब पर नजर ये लगता है। इन सब का सरलार्थ ये है। अगर आप पढ़ना चाहें तो कंप्लीटली वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हु इज द हेड ऑफ आवर स्टेट इलेक्शन कमीशन? दैट इज सुशील चंद्रा। उनकी फोटो मैंने यहाँ लगा दी। इसके बेसिस पे कुछ इलेक्शन है, दैट इज फॉर द थोड़ी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पर भी है और थोड़े स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी है। सो चीफ इलेक्शन कमीशन हमारा कौन अपॉइंट करता है? मैंने पहले ही बताया था कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे भाई। सो इसलिए इसमें ज्यादा बॉदरेशन वाली कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इनमें से इलेक्शन कमीशन का कौन सा काम नहीं है? अभी देखते हैं। टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो स्टेट वाली बात नहीं हो रही है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है जी। सो इस चीज पे फोकस रखिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अंडर कौन आ गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया। सो सारे के सारे जो वोट होंगे, मतलब जितने भी चुनाव हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंडर आएंगे। जब स्टेट की बात आ जाएगी तो आप याद रखना पंच, सरपंच और हमारे एमसीज, ये सारे के सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी जैसे कुछ मान्यता पूर्व हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, लगभग 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी है कि हम कोई भी पार्टी हमारे संविधान के आधार पर बना सकते हैं, तो हमें दिक्कत कोई नहीं है। आगे, डिसाइडिंग एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज अवर आंसर। सिंपल चीज, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो निकाल भी कौन सकता है? प्रेसिडेंट। अगला भी देख लेते हैं क्या इसमें इन्वॉल्व है। एडवाइजिंग अ गवर्नर ऑन अ मैटर ऑफ लेट, नहीं भाई ये तो कर रहे थे, हमने पीछे बढ़ा था। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। पार्टी को अप्रूवल देना है या नहीं देना है, और उसके बाद लोकसभा वगैरह सबका इलेक्शन कमीशन ध्यान रखेगा। स्टेट के बारे में मैंने अलग से बता दिया है, ठीक है जी। सो दीज आर द वर्क ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का आगे कल या परसों की वीडियो में आपको उसके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी हमारा
कवर हो जाएगा। और ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले थे ताकि हमें समझ आ जाए इलेक्शन कमीशन सेंट्रल और स्टेट में डिफरेंस क्या है। सो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है, ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन देखता है और बाकी जो अभी मैंने बताया पंचायत एंड एमसी वाला जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। आगे वाली फिर से एक स्टेटमेंट आ गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये क्वेश्चन स्टेट इलेक्शन कमीशन से है और पिछली बार पेपर में भी आया था, पीसीएस के पेपर में आया था। सो हमें पीसीएस लेवल पर अगर करना चाहे तो कर लीजिए, लेकिन हमें 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई आई डिड दिस क्वेश्चन। इट वर्क्स अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस अभी तो हमने डिस्कस किया है भाई उनके अंडर है। अप्रूवल ऑफ सेटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, यस अभी यहाँ पे फिर से यही चीज डिस्कस की थी, ठीक है। एडवाइजिंग द गवर्नर ऑफ द मैटर, ये भी डिस्कस की थी, ठीक है। एंड for 243 इलेक्शन पे द पंचायत एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। अरे भाई ये तो नहीं किया, ठीक है। सो इस चीज के बेसिस पे जब हम देखते हैं, सो हियर वी सेड कि ये सभी चीजें हमने लगभग पढ़ी हैं, मतलब ये सभी चीजें तो करते हैं, मतलब इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, मतलब सारे के सारे उसके काम ही हैं, ठीक है जी। सो ये सब तो हमने पढ़ा। आर्टिकल 243 तो यही तो कर रहे हैं भाई, उसी के अंडर तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वही तो प्रेपरेशन करता है, इलेक्टोरल रोल्स करेगा, पार्ट्स करेगा, प्रेसिडेंट बनवाएगा, और ये सारे पार्ट जो गवर्नर के अंडर की नीचे होंगे तो सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसके बारे में अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, और अभी मैं इसका सरलार्थ इन हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। सो दैट वाज द 2 सेकंड टू पॉज द वीडियो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का सिगा संघर्ष, पंजाब से हूं मैं, सो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं है भाई, सारी की सारी पावर किसके हाथ में दी गई है, डीसी के हाथ में दी गई है। हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अगर किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी तो अगर उनकी काउंटिंग है, जो मतलब लोगों की काउंटिंग है वो 40 लाख से ऊपर होगी, तो उनको हेड कौन करेगा, उनको हेड करेंगे हमारे सीएम साहिब करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद पावर्स किसको दी हैं, डीसी को दी हैं कि स्टेट में कुछ भी होना है, डेवलपमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उसके बाद पंचायत को अलग अलग पावर दी गई है, उन पर पानी की समस्या को दूर करना है, फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा करना है, अवेलेबल रिसोर्स फाइनेंशियल पैसे की लेन देन को पूरा करना है, मतलब जो भी जी डेवलपमेंट के सीधे सीधे काम, मशीनरी अप्लाई करनी है, हॉस्पिटल में चीजें पहुंचानी है, कुछ भी करना है, दैट इज इन द हैंड ऑफ डीसी। मतलब कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किससे मांगनी है, डीसी से मांगनी है, डीसी ने किससे मांगनी है, जोनल हेड से मांगनी है, जोनल हेड ने किससे मांगनी है, ब्लॉक हेड से मांगनी है, ब्लॉक हेड ने किससे मांगनी है रिपोर्ट्स आगे, जैसे बोल देते हैं सरपंच से मांगनी है, डिस्ट्रिक्ट के प्रधान से मांगनी है, उन्होंने अपने पंच और सरपंच और अपने आधार पर रिपोर्ट उनको सबमिट करानी है, फिर ये रिपोर्ट वापस घूमेंगी और फिर डीसी के पास पहुंचेंगी। सभी स्टेट्स के डीसी मिलकर किसको संबोधित करेंगे, चीफ मिनिस्टर को संबोधित करेंगे, और चीफ मिनिस्टर सारी रिपोर्ट्स को गवर्नर को सौंप देगा, गवर्नर सारी की सारी रिपोर्ट्स को फिर सेंट्रल प्लानिंग कमेटी के पास सौंप देगा, सेंट्रल प्लानिंग कमेटी इसको चीफ मिनिस्टर के पास सौंप देगी, सॉरी होम मिनिस्टर को दे देगी, एंड होम मिनिस्टर इसको पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चला जाएगा, ठीक है जी। अगर ये लगता है कि भी थ्योरी होगी थोड़ी ज्यादा, तो मैं रिपीट कर देता हूं, आराम से सुन लेते हैं, जो मैं बोलूंगा उसका रिवर्स कर देना। सो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑडिट पास हुआ, एक रूल पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम ऑफिस, इस सभी चीजों को किनको दे देगा, अपनी होम मिनिस्टर की सहमति के साथ स्टेट्स के गवर्नर को प्रोवाइड करा देंगे। गवर्नर उनको किनको प्रोवाइड करा देंगे, सीएम को प्रोवाइड करा देंगे। सीएम किसको प्रोवाइड करा देगा कि भाई ये काम है, जैसे पानी की समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या ये आ रही है, उस ब्लॉक में ये करना है, उसमें ये करना है, सीएम ने बता दिया कि इस शहर में डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पुलिया बनवानी है, ठीक है, यहाँ पुल बनवाएंगे, यहाँ कुएं खुदवाएंगे, यहाँ नई प्लानिंग बनाएंगे, यहाँ नया हॉस्पिटल बनाएंगे, तो वो सारे ऑर्डर किसको दे देगा, हमारे डीसी साहब को दे देगा। डीसी साहब सारे के सारे ऑर्डर किसको दे देंगे, जोनल ऑफिसर को दे देंगे, जोनल ऑफिसर सारे के सारे ऑर्डर किसको दे देंगे, ब्लॉक ऑफिसर को दे देंगे, ब्लॉक ऑफिसर सारे के सारे किसको दे देंगे, अपने अंडर आ रहे सभी के सभी पंच और म्युनिसिपल गवर्नमेंट के चेयरमैन या प्रधान को दे देंगे। जब यहाँ काम हो जाएगा तो ये ऑर्डर सारे का सारा रिवर्स चल जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारा दिया गया काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है जी।
अगर अभी समझ आ गया है दैट इज रियली वेल एंड गुड, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आधी पहेली को सुलझा लिया है जी। अभी जो हमारे क्वेश्चन है जो ये यार डिस्ट्रिक्ट वाला की काम करता है, जोन वाला की काम करता है, इनू कर ही रहा है, पटवारी ने की काम करना है, वो सारे के सारे दे कम अंडर द जोनल एंड ब्लॉक ऑफिसर, जो लोकल लेवल पर स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कामों को देखेंगे। ऐसे ही नायब तहसीलदार जो हमारा कौन होंगे, जो फाइनेंशियल इन प्रॉपर्टीज का क्या पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यही दो एग्जाम आ रहे हैं भाई, पटवारी का और जमीन का लेन देन जो होगा, किसको कितनी जमीन देनी है, क्या एक रेड बुक मिलती है, उसके अंडर सारे के सारे पटवारी करेंगे, और जो फाइनेंशियल सारी डील एक रेवेन्यू देखेंगे, वो कौन देखेगा, तहसीलदार देखेगा। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स आगे बने हुए हैं। दो का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि दो ही पेपर है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। अभी पीछे प्लानिंग कमीशन पढ़ा रहे थे सर, अब प्लानिंग कमीशन खत्म कैसे हो गया भाई? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन के बारे में सिर्फ दो चीजें बनाऊंगा। नीति आयोग का चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड। अभी अनदर स्लाइड में लाने का कुछ कारण है, अभी समझ आएंगे आप। प्लानिंग कमीशन की बात हो रही थी, इसके बेसिस पे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लानिंग कमीशन, सॉरी मैंने रब कर दिया। प्लानिंग कमीशन जो बेसिकली है दैट वाज बिल्ड इन 1950, जब हमारा संविधान लॉन्च हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट प्लान स्टार्टेड इन 1951। पहले क्या होता था, 5 ईयर प्लान चलते थे, फिर 1 ईयर प्लान चले, फिर 5 ईयर्स प्लान चले, ग्रीन रेवोल्यूशन भी उनमें से एक प्लान है जो कॉन्टिन्यूसली चलते गए। फिर प्लानिंग कमीशन के बाद प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि समटाइम्स फ्यू प्रोजेक्ट आर लार्जर देन द 5 ईयर्स। तो जो फिजिकल पॉलिसी के आधार पर जो उनकी फंडिंग होनी थी, मतलब जितना भी उन्होंने उनको पैसा प्रोवाइड करवाना था, वो तो 5 साल के अंडर हो गया। अगर अगली बार गवर्नमेंट चेंज होगी और उन्होंने किसी पार्टी के खास किए गए काम को रोक दिया, नहीं ये इन पार्टी का है, हमारा तो है ही नहीं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ गई भाई? भाड़ में? अरे नहीं, भाड़ में नहीं जाने देंगे, डेवलपमेंट को वापस लाएंगे। इसी चीज को आधार बनाते हुए गवर्नमेंट ने 2014 को इनको क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। अब फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने एक आयोग बनाया जो इन सभी पॉलिसीज को अच्छे से फेस करेगा, एंड दैट आयोग इज नोन एज नीति आयोग, जिसमें अब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल ये सब प्लान चलते हैं। इसका पहली बार कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को ये अनाउंस हो गया था। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था 2014 को अनाउंस हो चुका था। ठीक है जी, तो पहली बार इसकी रचना क्या हुई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर आपने कोई भी एग्जाम देना है, ये क्वेश्चन 100% आएंगे, किसी ना किसी बेसिस पे, किसी ना किसी आधार पर आएंगे जरूर। सो फिर नीति आयोग की स्थापना कभी? ये तो बहुत आसान है, 1 जनवरी नया साल शुरू हुआ और 2015 में नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग ने अपना बेस आधार किसको बनाया? नीति आयोग ने अपना बेस आधार बनाया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को। सो दिस वाज द मेन फैक्शन। अब इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो वी आर गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द नीति आयोग। इस वेबसाइट में आप देखेंगे नीति आयोग के क्या क्या काम है, सारे के सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। एरिया को स्पेसिफिक करना, पे करना स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस, टू प्रोवाइड एडवाइजरी एनकरेज टू द पार्टनरशिप्स, नीति आयोग सक्सेसर विद द इंटरेस्टेड, मतलब अलग अलग प्लानिंग लाना, देश में टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करना, मॉनिटर करना, पैसे का विचार करना, स्टेट, मतलब कि जो भी जी प्लानिंग कमीशन में होता था उससे 10 गुना ज्यादा इकट्ठे काम करके एक अलग आयोग बना दिया गया, उसका नाम नीति आयोग रखा गया। और प्लानिंग कमीशन को एक कहिए कि लाइफ लॉन्ग के लिए एक्सटेंड कर दिया, जब तक इसकी नई अमेंडमेंट नहीं होती। अमेंडमेंट हो सकती है भाई, अगली गवर्नमेंट कहे भाई हमें नहीं जी हमें पुराना प्लानिंग कमीशन चाहिए, तो नीति आयोग से स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए नीति आयोग इज डूइंग अ रियली अ ग्रेट जॉब। अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं सो दिस इज द वेबसाइट, लिंक हमारी पीडीएफ में मौजूद था, वहां से देख सकते हैं। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस, इसके आधार पर और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चंस हैं। इनके लिए मैंने काम आसान किया है कि आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ मिल जाएंगे, लगभग आपकी जो पीडीएफ जो मैंने लिंक की हुई है नीचे, ये पीडीएफ का मैंने डायरेक्टली लिंक दे दिया है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे आप, आर्टिकल इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पर आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं।
इसके बारे में सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, किसकी कितनी उम्र है, कितने पार्ट्स हैं, हम डिस्कस ही कर लेते हैं, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम पर्पसेस। हमने काफी हद तक तो डिस्कस कर ही लिए हैं। सो अमंग ऑफ द फॉलोइंग, चेयरपर्सन नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा तो नीति आयोग के चेयरपर्सन के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन आ गया? द नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग, 2 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते, जितने भी मेंबर होंगे परमानेंट मेंबर्स होंगे। कौन सा कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट ऑफ द इंक्लूडेड कब ऐड किया था कि डेवलपमेंट भी हमारा एक हिस्सा होना चाहिए, दैट इज इन 1970। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट कब इंक्लूड किया गया था, दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट। इन दोनों का मतलब ये है कि ये सब नीति आयोग के अब बेसिकली काम बन चुके हैं, मींस नीति आयोग में इनका कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डिस्कसिंग ऑफ क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 फ्रॉम दिस पार्ट कि एंटायर प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन और डेवलपमेंट कैन बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस, कि जो भी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है उनको इन्वॉल्व करने का किस किस प्रश्न का 4 स्टेप्स में होगा। दैट पार्टिसिपेट इज नोन एज कोलैबोरेशंस एंड फादर ऑफ द इंडियन प्लानिंग सिस्टम इज मिस्टर एन विश्वनाथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी तरीके से आप नायब तहसीलदार या पटवारी दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एम विश्वेश्वरैया वाज द फर्स्ट पर्सन जो क्या थे, प्लानिंग कमीशन के हेड थे, जिनके आधार पर ही प्लानिंग कमीशन पहले बनाया गया कि हमें एक प्लानिंग कमीशन की रचना की जरूरत है ताकि हम देश के हर पार्ट को डिस्कस कर सकें यहाँ डेवलपमेंट करके। अ रोलिंग प्लान रेफर टू अ प्लान मीन्स, उसका क्या याद होता है, चेंज इट एलोकेटेड विद द टारगेट ऑफ एवरी ईयर। हर साल रोलिंग प्लान मीन्स, रोलिंग प्लान हर साल एक नई पॉलिसी। Who amongst the following is the longest serving member of the Tripura State Planning Board? That is श्री M.L. देबानाथा। त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड कब सेटअप हुआ था? 1978। बिकॉज ये वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट प्लानिंग और उसके आधार पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं कि जो पंचायती राज था उस सिस्टम को किसने दिया था? देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की रचना की थी, उसमें उन्होंने और कई विचार किए थे, लेकिन पंचायती राज का जो मेन थीम था, ब्रह्म समाज में भी था ये सिस्टम, लेकिन ऐसे नहीं था जब अब है। ब्रह्म समाज में लीडर्स और गवर्नर्स को पावर्स दी गई थी कि आप ये चीज़ को डील कीजिए, इन सबको पावर्स दीजिए, या आप मुझे टैक्स इकट्ठा करके दीजिए। ये पार्ट्स ब्रह्म समाज में डिस्कस किए गए थे। ब्रह्म समाज में एक और चीज़ें डिस्कस की गई थी कि वुमेन की एम्पावरमेंट कैसे होगी, ये पार्ट्स कैसे होंगे, तो वो लोग रिपोर्ट कर रहे थे। थोड़ा सा आइडिया वहाँ लिया, बाकी ये महात्मा गांधी का विजन था। एग्जाम के तरीके से हमें प्रोस्पेक्टिव मीन्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन महात्मा गांधी आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव द प्रोटेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट? 73 एंड 74 स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्शंस देते हैं। पंचायती राज 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज जो है वो 3 टायर का सिस्टम होता है। 3 टायर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर पंचायत होती है, पंचायत में पंच और सरपंच 2 होते हैं, उसके बाद इन सब पे ऊपर एक ब्लॉक हेड होता है जो इन सब की रिपोर्ट्स लेता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायती राज इज नोन एज जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा उसे क्या कहते हैं हम? जिला परिषद होगा। लोकल गवर्नेंस बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। और उसके बाद पंचायती राज के जो अगले पार्ट्स आ जाते हैं, दैट कि कब कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। हाउ मेनी सीट्स ऑफ द पंचायत फॉर वुमेन? 1 सीट तो पक्की होती है। SC/ST सीट्स रिजर्व्ड इन पंचायती राज, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है, उसके आधार पर ये सीटें उन्हें प्रोवाइड की जाती है। जीवे की राव कमेटी कब अपॉइंटमेंट हुई थी? वो प्लानिंग कमीशन के अंडर हुई थी। सो दैट्स व्हाई दीज MCQs आर हियर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुई थी, जो प्लानिंग कमीशन के बारे में ही थी, मतलब इनकी पावर को एक्सटेंड करने के लिए था। द सुपरविजन डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन was in the head of the state election commission के heads के पास था। The power of the function of the पंचायती राज is on the basis of the 11th schedule। 11th schedule में पंचायत को कौन कौन सी पावर्स हैं ये मेंशन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में पंचायती राज को पावर्स में दी गई है। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ अडॉप्ट हुआ है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं तरीके से। VVIP क्वेश्चन बोलता हूँ मैं जी। VVIP का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमें इसे याद रखना है। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में दिया गया था। कब दिया गया था? अब ये आप क्वेश्चन दीजिए,
बता सकता है कोई भाई? दैट वाज ऑन 2 अक्टूबर 1959। वेरी इंपॉर्टेंट कि पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत? सरपंच, आप सबको पता है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किनको अपॉइंट किया था भाई? बलवंत राय मेहता कमेटी ही थी जी जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज कमीशन की रिकमेंडेशन की थी कि पंचायती राज होना चाहिए, एंड दे वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। मिनिमम एज पंचायती राज का मेंबर बनने के लिए 21 साल है, वोटिंग करने के लिए 18 साल है, और मिनिमम एज 21 साल है कम से कम एक सरपंच बनने के लिए। मेन सोर्स ऑफ पंचायती राज समिति इज दैट, कह रहा है कि पंचायती राज समिति के लिए सबसे मेन सोर्स कौन सा है? पॉइंट पढ़ते हैं। शेयर अ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, पंचायती राज में सेंट्रल टैक्स करेगी। ग्रांट्स एंड एड ऑफ द शेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, शेयर अ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू एंड द ग्रांट्स एंड एड नन ऑफ दी। सो मेन जो है कि पंचायती राज इनमें से कौन कौन सी चीज करेगा, वो इन यहां करेगा कि सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधाओं को पंचायती राज अपने लोगों तक पहुंचाएगा, उनसे पैसे वसूल नहीं कर सकता, वो तो एड आएगी वहां से। आगे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन। ग्राम पंचायत, पंचायत को ग्राम पंचायत मतलब पेंडू पंचायत में उसी ग्राम पंचायत कह देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पंचायती राज? आर्टिकल 243। ये सारे का सारा आर्टिकल जो हमने शुरू में पढ़ा था वो सब पंचायती राज और इसके विस्तार के बारे में ही था। दीज वर द रियली 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ का लिंक बीच में ऐड जरूर करूंगा। प्लीज इसको दोबारा करिएगा, एक बार करिए, 2 बार करिए, यू विल डेफिनेटली डू दैट, और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशंस। नीति आयोग के बारे में भी आपको डिटेल मिल गई, सो दैट्स व्हाई मेरा मेन रोल था भाई। अब जैसे नीति आयोग था वैसे मेट्रोपॉलिटन, जो शहरों के बारे में काम, जो जितने भी कह लिए, एक गांव में एक पंचायत करती है, शहरों में क्या करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करती हैं। पंजाब में लगभग 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? आई गिव यू अ चैलेंज, अगर आपको आती हैं तो भाई बताइए। ठीक है, सो जब भी मेट्रो सिटी मीन्स जब हम बोल देते हैं दिल्ली हो गया, उसके बाद गुड़गांव हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, मतलब बड़े शहर जहां की आबादी 40 लाख से ऊपर है, उन्हें हम मेट्रो सिटी का रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, भाई ये अब मेट्रो सिटी है। इन सब के हेड होंगे चीफ मिनिस्टर। अब जब ये मेट्रो सिटी प्लान है तो सब काम तो वही होंगे ना, डेवलपमेंट तो उसी तरीके से चलेगी। सो इसी चीज को फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं जी, हमारा आज का लास्ट टॉपिक। जो बोर हो गए हैं प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, अभी खत्म हो जाएगा। 263 इंटरस्टेट काउंसिल्स, आर्टिकल 263 इंटरस्टेट। अब क्या है कि अगर स्टेट में कुछ भी नया करना है तो उसके लिए हमारे हेड होंगे अमित शाह जी, मीन्स होम मिनिस्ट्री के उसकी हेड होती है, और होम मिनिस्ट्री किसको सारे के सारे काम सुनाती है? दैट इज द स्टेट काउंसिल कंपोज, जहां पर सभी स्टेट्स के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है, उन सबको बुला के लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज किया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है, 5x9 का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, हेड पार्ट्स, मेंबर, सब पार्ट्स बनाए जाते हैं कि किस स्टेट में कौन सा काम होना है। वो सब मिलके जब एक कलेक्टिव बैठक होती है, उस सब में ये सब डिस्कस करते हैं, और उसके आधार पर जीएसटी की कैलकुलेशन के आधार पर, टोल प्लाजा की कैलकुलेशन के आधार पर स्टेट में पूरे अच्छे तरीके से आवंटन होता है। इंटरस्टेट काउंसिल को अगर सीधे शब्दों में बोले तो सेंटर स्टेट पे नजर रखती है क्या वो अपना काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो दैट इज रियली गुड, और उसके लिए वो चीफ मिनिस्टर सारे के सारे उसके मेंबर होते हैं, हेड होम मिनिस्टर होता है इन शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है जी, सो इस वीडियो में जो भी था लगभग 40 मिनट की वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कोई भी संपर्क करना चाहे, यू नो व्हाट एल्स टू आई वुड हैव टू से, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप यू ऑल आर फाइन, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।